जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। नारी शिक्षा का गति चक्र इस प्रकार घूमे। एक व्यक्ति की पत्नी थी तो बड़ी प्रतिभावान, पर साथ ही वह दुराग्रही भी थी। पति उसे पढ़ने के लिए समझाता तो वह दो टूक मना कर देती। अपना वर्चस्व तो इसी बात में समझती थी कि उसकी प्रमुखता रहे, उसे भी कुछ समझा जाए। पति उस अशिक्षित को पढ़ाना चाहता था, वह तैयार नहीं होती थी। इस पर उसने घुमावदार तरीका सोचा और आजमाया। बोला, तुम तो निरी मूर्ख हो, पढ़ना तुम्हें क्या आएगा? उसने कहा, क्यों नहीं आएगा? मैं क्या किसी से कम हूं? पति ने कहा, अच्छा, शर्त रहा, तुम एक अक्षर याद कर लोगी तो एक चवन्नी इनाम दूंगा। बात पक्की हो गई। पहले ही दिन उसने 5 अक्षर याद कर लिए और ₹1.25 वसूल कर लिया। 5 अक्षर रोज याद करने का सिलसिला चल पड़ा। पत्नी को ₹1.25 रोज की आमदनी होने लगी, साथ ही उसकी प्रशंसा भी होने लगी। 1 महीने में अक्षर मात्रा सभी याद हो गई। कुछ दिन में किताब पढ़ना और कॉपी लिखना भी आ गया। महीना पूरा हुआ तो पति का वेतन पहले ही उसके हाथ में पहुंच चुका था। खर्च के लिए नई राशि कहाँ से आए? पत्नी की कमाई से घर चला। अंत में वह भी समझ गई कि यह पढ़ने का चस्का लगाने की तरकीब भर थी। इतने से ही उसे पढ़ने में रस आने लगा और आगे चलकर वह सुशिक्षित महिलाओं के स्तर तक पहुंच गई। साक्षरता प्रसार के लिए इस नीति का भी अवलंबन लिया जा सकता है। उसके साथ ऐसे गृह उद्योग जोड़े जा सकते हैं जिनके सहारे पढ़ने वाली कुछ कमाने भी लगें। इससे उन्हें तथा घर वालों को प्रसन्नता होती है कि कुछ कमाई होने लगी, घर वालों को लाभ मिलने लगा। शिक्षा के साथ यदि स्वावलंबन की बात जोड़ दी जाए तो इसे सोने के साथ सुगंध मिलना कहा जा सकता है। सिलाई उद्योग ऐसा है जिसकी हर घर में सदा सर्वदा आवश्यकता रहती है। कोट पैंट जैसे बड़े कपड़े तो बहुत दिन में आते हैं, पर बच्चों के, महिलाओं के रोजमर्रा काम आने वाले कपड़े आसानी से सीखे जा सकते हैं। तकियों के, लिहाफों के खोल भी घर पर सिल सकते हैं। फटे कपड़े की मरम्मत की विधि सीखी जा सकती है। फटे पुराने कपड़ों को काटकर उनसे छोटे बच्चों के काम की चीज़ें निकल सकती हैं, रूमाल आदि बन सकते हैं। सिलाई के अतिरिक्त और भी अति सरल उद्योग हैं जिनके लिए ग्राहक जुटाने की, माल खपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे उद्योग में घरेलू शाक वाटिका का महत्वपूर्ण स्थान है। आंगनवाड़ी, छतबाड़ी, छप्परबाड़ी के रूप में मौसमी साग सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इससे ताजी, अच्छी और बिना मूल्य की सब्जियां हमेशा मिलती रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और तरकारियां खरीदने में आए दिन खर्च होते रहने वाला ढेरों पैसा खर्च होने से बच जाता है। इसके लिए बीज, पौधा जुटाने, आवश्यक साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था महिला प्रौढ़ पाठशाला को ही करनी चाहिए। सिलाई की मशीन तथा उसका उपयोग सिखाने वाले सिलाई अध्यापक की भी। इसी प्रकार साग भाजियों को उगाने की विधि, सावधानी, मौसम के अनुसार चयन की भी सारी विधि व्यवस्था शिक्षार्थियों को सिखाई जानी चाहिए। साबुन बनाने का उद्योग भी ऐसा है जो घरेलू उपयोग की वस्तुओं में सम्मिलित माना जाता है। साबुन पाउडर भी खूब प्रयोग होता है। इन्हें घर पर बनाने लग जाया जाए तो बाजार की तुलना में अच्छी वस्तु भी मिलेगी और कीमत के हिसाब से सस्ती भी पड़ेगी। टूट फूट की मरम्मत, घरों की पुताई, किवाड़ों की रंगाई, फर्नीचर पर पालिश, चारपाई बुनना, टूटे बर्तनों, बक्सों, स्टोवों की मरम्मत कर लेना भी ऐसा काम है जिससे पुरानी वस्तुएं फेंकनी नहीं पड़ती, वरन वे थोड़े से श्रम और पैसे में ही नई हो जाती हैं और दूनी जिंदगी जीती हैं। यह सभी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए बेचने कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता, ग्राहकों की तलाश नहीं करनी पड़ती। पर यदि स्थानीय सुविधा ऐसी हो जिसमें सामान्य कुशलता से बनी हुई वस्तुएं भी बाजार में खप सकें तो उसका प्रबंध भी किया जा सकता है।
मुख्य बात खपत की है। नौसिखिए हाथों में उतनी सफाई की तथा सुंदर वस्तुएं नहीं बन सकती। उनमें कुछ तो कमी रहती है, यह ध्यान में रखते हुए ही अन्य उद्योगों को हाथ में लेना चाहिए। आरंभ करने से पहले उसकी खपत वाले पहलू को भली भांति समझ लेना चाहिए। अन्यथा अच्छा माल न होने तक, मार्केट न मिलने पर वे बनाने वाले के पल्ले ही बंधती हैं या व्यवस्था करने वालों को वह झंझट अपने सिर लेना पड़ता है। अच्छा यही है कि घर में काम आती रहने वाली वस्तुएं ही बनाई जाएं और प्रौढ़ शिक्षा के साथ महिलाओं का आकर्षण जोड़ने के लिए सरल कार्य हाथ में लिए जाएं। यदि अभिरुचि बढ़ने लगी तो फिर घरेलू उद्योग के रूप में अन्य वस्तुएं भी हाथ ली जा सकती हैं। संगीत भी अच्छे किस्म का मनोरंजन है। ताल वाद्य सीखने सिखाने में कोई विशेष कठिनाई न होती। हारमोनियम जैसे स्वर वाद्य एवं सितार बेंजो जैसे तार वाद्य अपेक्षाकृत अधिक समय साध्य और श्रम साध्य हैं। मूलभूत समस्या शिक्षा संवर्धन की है। वह विषय रूखा लगता है। बड़ी आयु हो जाने पर बच्चों जैसी पढ़ाई आरंभ करने में संकोच भी लगता है। तात्कालिक लाभ भी नहीं मिलता। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने मात्र से किसी बड़ी नौकरी आदि की संभावना नहीं रहती। ऐसी दशा में उसमें मन न लगने की कठिनाई सहज रहती है। परिवार का सच्चा समर्थन न मिलने से भी उत्साह के जल्दी ठंडा हो जाने में भी देर नहीं लगती। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह सोचा जाना चाहिए कि उसे आकर्षक कैसे बनाया जाए। पढ़ने वाले को ऐसा लगने लगे कि उसका कुछ लाभ तत्काल भी मिल सकता है। यह वैसा ही प्रलोभन है जैसा इस लेख के प्रारंभ में दिए गए उदाहरण में मिलता है, जिसमें पति ने पैसे देकर पत्नी को पढ़ने का चस्का लगाया था। पर यह हर हालत में आवश्यक नहीं। जहाँ समझदारी मौजूद है, उन्हें शिक्षा की दूरगामी महत्व तर्कों, तथ्यों, उदाहरणों और प्रमाणों के आधार पर भली प्रकार समझाया गया है। वहाँ ऐसे प्रलोभनों, आकर्षणों को जुटाने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है। सुविधा तो इसमें है कि एक स्थान पर अनेक महिलाएं एकत्रित हों और एक अध्यापक द्वारा 25-30 को आसानी से पढ़ाया जाता रहे। पर इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि यदि सघन आबादी नहीं है तो अधिक दूर तक जाने आने में महिलाओं को असुविधा होती है। समय भी बहुत लगता है। घर वाले दूर जाने की छूट भी नहीं देते। यह कठिनाई देहातों में विशेष रूप से है। शहर कस्बों में तो उतना शंकित मानस भी नहीं होता। सवारियां भी मिल जाती हैं और आवागमन भी निरापद होता है। पर देहातों की समस्या अपेक्षाकृत जटिल है। वहाँ बड़ी संख्या में एक स्थान पर अधिक संख्या में महिलाएं एकत्रित हो सकें, इसकी आशा कम ही है। इस अड़चन का समाधान एक यह भी है कि महिलाओं की सुविधा वाले 1 से 4 तक के समय में 1-1 घंटे की 3 छोटी छोटी पाठशालाएं चलाई जाएं। उनमें 10-10 महिलाएं भी आने लगें तो एक ही अध्यापक तीनों जगहों में मिलाकर 30 को पढ़ा सकता है। इस प्रयोजन के लिए शिक्षित महिलाएं ही अधिक सफल हो सकती हैं। जिनके घरों में शिक्षित महिलाएं हैं, उनका यह दायित्व विशेष रूप से है कि नारी उत्कर्ष के काम में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रस्तुत करें। शिक्षित महिलाएं घरेलू कामकाज की तरह अपनी एक जिम्मेदारी यह भी समझें कि हमें अपने समुदाय को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने के लिए कुछ परमार्थ कार्य भी करना है और वह शिक्षा संवर्धन से ही शुरू किया जा सकता है। ऐसे परिवारों के पुरुषों का भी कर्तव्य है कि वे शिक्षित महिलाओं को घर के कामकाज तक ही सीमित न रखें, वरन उन्हें लोक मंगल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी बनाएं कि उन्हें इस परमार्थ प्रयोजन के लिए अवकाश भी मिल सके। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नारी को संदेह की दृष्टि से देखा जाना
और उसे घर से बाहर निकलने देने में कई प्रकार की आशंकाएं, कुकल्पनाएं करना भी है। इस अवरोध को पार करने में ही सब की सब प्रकार भलाई है। महिला शिक्षा के लिए विशेषतया देहाती क्षेत्र में वेतन पर अध्यापक नहीं रखे जा सकते। उनकी अवैतनिक सेवाएं ही मिलनी चाहिए। जो वर्ग पढ़ने तक के लिए तैयार नहीं हो रहा है वह फीस देकर पढ़ेगा, इसकी आशा तो नहीं ही करनी चाहिए। गृहस्थ महिलाओं को अध्यापन के लिए ढूंढने के अतिरिक्त एक तलाश यह भी करनी चाहिए कि वहां रिटायर्ड स्तर की शिक्षित महिलाएं या वयोवृद्ध पुरुष मिल सकते हैं। युवा पुरुषों से पढ़ने में तो महिलाओं को संकोच पड़ता है, पर यदि वृद्ध पुरुष पढ़ाते हैं तो समस्या उसी प्रकार हल हो जाती है जैसे कि युवा शिक्षित नारियों द्वारा पढ़ाया जाना निरापद माना जाता है। यूं नर और नारी रेल में, बस में साथ साथ सफ़र करते हैं, प्लेटफार्मों पर बैठते हैं, घाटों पर नहाते हैं, मेलों में, हाट बाजार में फिरते हैं। इसमें कोई अनर्थ नहीं माना जाता। फिर जहां अनेक महिलाएं साथ साथ पढ़ने के लिए बैठी हुई हों, वहां यदि कोई युवा व्यक्ति भी पढ़ाने लगे तो इसमें क्या पहाड़ टूटता है। घर में भी तो एक साथ युवा नर नारी विभिन्न रिश्तों में एक ही जगह रहते हैं। फिर यदि पढ़ाने का कार्य पुरुष करने लगे तो इसमें कोई ऐसा कारण नहीं जिसकी वजह से शिक्षा प्राप्ति जैसे कार्य में अवरोध पड़ने दिया जाए। जब एक कथावाचक युवा होते हुए भी कथा बाँच सकता है और सभी बाल, वृद्ध, नर नारी सभी आयु के सुनते हैं, फिर यदि पुरुष पढ़ाने लगे तो इसमें क्यों आपत्ति और आशंका की जानी चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और महिला रोगी भी उनसे इलाज कराती हैं। दुकानदार भी पुरुष होते हैं और महिलाएं उनसे सौदा खरीदती हैं। जब हर क्षेत्र में नर नारी मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो पढ़ने पढ़ाने में भी क्यों अड़चन पड़नी चाहिए। फिर भी प्रयत्न यही करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो महिला शिक्षा के लिए शिक्षित महिलाएं या वयोवृद्ध पुरुष मिल सकें। अभ्युदय की आकांक्षा जग पड़े। महिला पुनरुत्थान के लिए कई चरण उठाने होंगे। इनमें से साक्षरता को इसलिए प्राथमिकता दी गई है कि उसे अपनी हीन दशा पर विचार करने और भविष्य में आगे बढ़ने की उत्कंठा जगती है। इतना बन पड़ने के उपरांत प्रगति के और भी कई द्वार खुलते हैं। नर नारी की दृष्टि में अनुत्पादक है, इसलिए उसे दबाकर दबोच कर रखा जाता है। दासियों की तरह उसे बंधुआ मजदूर माना जाता है। पशुओं की तरह उसकी क्षमताओं का दोहन भर किया जाता है। बदले में पेट भर रोटी और तन ढकने का कपड़ा मिलता रहे, इतना ही पर्याप्त समझा जाता है। आर्थिक क्षेत्र का प्रत्यक्ष उत्पादन ही वह कमाई मानी जाती है जो बाहर से कमाकर घर में लाई जाती है। जो घर में किया या बनाया जाता है उसे कमाई में नहीं गिना जाता। इसलिए नारी को अनुत्पादक मानकर उसकी अवज्ञा, अवहेलना की जाती है, जबकि बात इससे ठीक उल्टी है। इसका पता तब चले जब घर की चौकीदारी करने के लिए स्वतंत्र कर्मचारी रखना पड़े, भोजन पकाने के लिए रसोइये की नियुक्ति करनी पड़े, सफाई करने, कपड़े धोने की अलग से व्यवस्था करनी पड़े, हारी बीमारी के लिए परिचायक ढूंढना पड़े, तब दाल आटे का भाव मालूम पड़े कि स्त्रियों से कुछ बचत होती है या नहीं। फिर उस मूल्य को तो हीरे मोतियों से भी नहीं तोला जा सकता जो वह पुत्री, भगनी, पत्नी और माता के रूप में आजीवन प्रदान करती रहती है। वंश चलाने में, उसी को असीम कष्ट सहने में एवं वयस्क बनाने तक उन्हीं की सेवा साधना में लगी रहती है। इसका बदला कौन चुकाए, कैसे चुकाए? इतने पर भी यह तथ्य यथावत है कि उसकी गरिमा को देवी जैसी मान्यता मिलती रही है। उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ रहने और श्रद्धा सिद्ध सम्मान करते रहने की भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा है।
इसे समय की विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि आज उसी नारी को दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया गया है। उसे पग पग पर पद दलित करने और अविश्वस्त ठहराने का उपक्रम चल पड़ा है। लड़कों का जन्म सौभाग्य और लड़की घर में आना दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। दोनों के पालन पोषण में, दुलार सम्मान में भारी अंतर रखा जाता है। लड़कों को ऊंची शिक्षा दिलाई जाती है, जबकि लड़कियों को मामूली पढ़ने लिखने जैसी सुविधा भी कठिनाई से ही मिलती है। उन्हें आजीवन घर के पिंजड़े में ही पक्षी की तरह कैद रहना पड़ता है। कितने ही समुदायों में तो उन्हें पर्दे में मुंह ढके रहने के लिए भी विवश किया जाता है। घर से बाहर जरूरी काम के लिए भी अकेली नहीं जा सकती। विवाह के समय पिता के परिवार को अपनी पूंजी बारात, धूमधाम एवं देन दहेज आदि में स्वाह कर देनी पड़ती है। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियां समाज को दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं। विधवाओं की जो दुर्दशा होती है उससे हर कोई परिचित है। इन परिस्थितियों को बदला जाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा आधी मनुष्य जाति अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह ही बनी रहेगी। उसका भार पुरुष को इस प्रकार वहन करना पड़ेगा मानो उसके गले में भारी पत्थर लटका हो। यह सब पुरुष की अमान्यता और स्वार्थपरता के कारण हुआ है। इसलिए उसी का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पाप का प्रायश्चित करे और नारी पुनरुत्थान के आंदोलन में अग्रगामी भूमिका निभाते हुए भागीदार बने। अपने समुदाय द्वारा बरती गई अनीति की क्षतिपूर्ति के लिए जो अधिक से अधिक बन पड़े, उसके लिए किसी प्रकार की कंजूसी अनुदारता नहीं बरतनी चाहिए। नारी उत्थान के लिए कहा जा चुका है कि उनमें प्रगति की उमंग पैदा करने का काम शिक्षा संवर्धन से किया जाए। जो बिना पढ़ी हैं उन्हें पढ़ाया जाए, जो पढ़ी हैं उन्हें अधिक पढ़ने की सुविधा दी जाए, जो पढ़ चुकी हैं उन्हें सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया जाए। जन सेवा में नारी शिक्षा का व्यापक क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रत्येक शिक्षित नारी को दिलचस्पी लेना चाहिए। वे चाहें तो इसके लिए कुछ न कुछ समय निश्चित रूप से निकाल सकती हैं और ऐसा वातावरण बना सकती हैं जिससे इस संदर्भ में जागृति की एक नई लहर उमड़ पड़े। शिक्षा के साथ ठीक जुड़ा हुआ स्वावलंबन है, जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से नारी का उत्साह और साहस बढ़ाने में अतीव सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं। संपन्न घरों में शायद महिलाओं को अर्थ उपार्जन की आवश्यकता न पड़े, पर उन्हें कौशल बढ़ाने की, अपनी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता तो है। उनके प्रयास का अन्य परिवारों से अनुकरण होने लगेगा। इस दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति से एक नया प्रगति द्वार खुलेगा। इस दृष्टि से भी उन्हें स्वावलंबन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए और अपने समय का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए परिवारों में अन्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इसे करना ही चाहिए। निर्धन परिवारों में तो इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। सिलाई, घरेलू शाक वाटिका जैसे उद्योगों के माध्यम से वे परिवार की आय बढ़ा सकती हैं। साथ ही यह आत्मविश्वास भी बढ़ा सकती है कि वे आड़े समय में अपने पैरों पर खड़ी होकर पेट भी भर सकती हैं। किसी के आगे नाक रगड़ने, गिड़गिड़ाने की लानत से बच भी सकती हैं। यदि बचत करने वाले कामों को कमाई में नहीं गिना जाता, तो यह सिद्ध करने की भी आवश्यकता है कि नारी घर परिवार में दुकान, व्यवसाय या नौकरी से भी बढ़कर उत्तरदायित्व संभालने पर भी गृह उद्योगों के माध्यम से कुछ प्रत्यक्ष कमाई कर सकती है। सरकारी नौकरी करने जितना उपार्जन न किया जा सके, तो यह हो सकता है कि हर नारी स्वावलंबन के संबंध में, घर की आजीविका बढ़ाने के संबंध में कुछ तो कर ही सकती है। तीसरा चरण है
कि नारी की वर्तमान मनस्थिति का परिमार्जन, परिशोधन, अंतर्मन, उसके अंतर्मन में आत्महीनता की ग्रंथि पीढ़ियों से जम गई है। वह स्वयं अपने को हीन, असमर्थ, दीन, दुर्बल, पराधीन, दुर्भाग्य की मारी हुई मान बैठी है। इस मान्यता के रहते न कोई बड़ा सुधार हो सकेगा और न बड़ा परिवर्तन। स्थिति बदलने के लिए बाहर से थोपे गए उपाय उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि पीड़ित पक्ष के तन कर खड़े हो जाने पर संभव होता है। इसलिए न केवल शिक्षा की वरन उत्कर्ष का इस स्तर तक उभार होना चाहिए कि उसे चरणदासी बने रहने की स्थिति स्वीकार नहीं, वरन वह पुरुष पर शासन करने की स्थिति तक पहुंचकर रहेगी और दबाव से नहीं वरन स्वेच्छा से उसे सद्भाव भरा सहयोग प्रदान करेगी। माता के रूप में वह संतान का पोषण भी करती है और मार्गदर्शन भी। पत्नी के रूप में वह पति को सघन आत्मीयता का अमृत भी पिलाती है और साथ ही उच्च श्रृंखलता न बरतने वाला अंकुश भी लगाती है। भगनी और पुत्री दबाव तो उतना नहीं दे पाती, पर अपने भाव भरे संवेदन द्वारा भाई या पिता को मर्यादित रहने के लिए प्राकारांतर से बाधित अवश्य करती हैं। यह शाश्वत समर्थता अब तक इन दिनों प्रयुक्त हो नहीं पा रही है। अब उसे अपनी सत्ता और महत्ता का आत्मबोध स्वयं प्राप्त करना है। साथ ही यह भी सोचना है कि अब तक की अपेक्षा भविष्य में किस प्रकार अच्छी स्थिति तक पहुंचना संभव हो सकता है। यह चिंतन हर किसी पिछड़ी स्थिति वाले के मन में उठना चाहिए, भले ही उसे असंतोष भड़कना ही क्यों न कहा जाए। यह हर मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वह अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना और चेष्टा करे। यह मानसिकता हर किसी की रहनी चाहिए, अन्यथा प्रगति का पथ ही रुक जाएगा और लोग यथा स्थिति में संतोष करके समय गुजारने की बात सोचते रहेंगे। जबकि होना यह चाहिए कि अपनी प्रगति के साथ समस्त संसार का अभ्युदय जुड़ा होने की बात सोचकर उत्कर्ष वाली योजनाओं का ताना बाना बुनते रहा जाए। यह बात स्त्री समुदाय पर तो विशेष रूप से लागू होती है। जब अपने प्रयत्न चल पड़ते हैं तो उसकी सहायता दूसरे भी करते हैं, यहाँ तक कि पुरुषार्थी की सहायता ईश्वर भी करता है। प्रसव पीड़ा का प्रमुख कारण है भ्रूण का परिपक्व होने की स्थिति में उस जेल खाने से बाहर निकलने के लिए व्यग्र प्रकट करना। ऐसी स्थिति न आने पाए तो दुर्बल भ्रूण पेट में ही पड़ा रहेगा और सड़ कर मर जाएगा। प्रसव द्वार तब खुलता है जब भ्रूण भीतर से छटपटाने पर उतारू हो जाता है। जननी की मांसपेशियां भी इसी स्थिति के अनुरूप फैलना आरंभ करती हैं और भ्रूण की इच्छा पूर्ति में सहायक होती हैं। दाइयां भी अपने ढंग से इस कार्य में सहायक होती हैं। पक्षियों के अंडे भी इसी आधार पर फूटते हैं और भीतर भरे पदार्थ बाहर आकर चूजे के रूप में विचरण करते हैं। नारी उत्कर्ष के लिए बाहर के लोगों की सहायता करना, सामान जुटाना उचित है, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित पक्ष में अभ्युदय की उत्कंठा जगे बिना अभीप्सा की पूर्ति संभव नहीं। ऊपरी प्रयास तो ऐसे ही हैं जैसे किसी दुर्बल जर्जर शरीर के ऊपर रुई का लबादा लपेट लेना। उससे दृश्य तो अभ्युदय जैसा दिख पड़ता है, किंतु यह संभव नहीं कि अन्यान्य लोग ही इस समस्या का समाधान कर दें। यहाँ तक कि समर्थ एवं संपन्न समझी जाने वाली सरकार भी साधन ही जुटा सकती है। प्रबल उत्कंठा उत्पन्न कर सकना उसके बलबूते की बात नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इस प्रयास का परीक्षण भली भांति किया जा चुका है। उस वर्ग की निजी उत्कंठा अभीष्ट मात्रा में न जग सकी तो बाहरी प्रयास मात्र उपचार बनकर रह गए। गाड़िया लुहारों के बारे में भी यही हुआ। उनका यायावर जीवन अनुपयुक्त समझा गया। सरकार ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की,
फिर भी वे कुछ दिन आवासों में रहे और इसके बाद फिर उस सुविधा को छोड़ छाड़ कर उसी पुरानी यायावर पद्धति पर उतर आए। लोहा पीटने और गाड़ियों में जिंदगी बिताने का पुराना ढर्रा अपनाने के लिए भगे। यह उदाहरण हर क्षेत्र पर लागू होता है। भाग्यवाद और संतोष अपनी मान्यताओं में जड़ जमाकर बैठ गया है। यथास्थिति में काम चलाते रहने, किसी प्रकार गाड़ी धकेलते रहने की मान्यता पिछड़ेपन की जड़ें मजबूत करती रहती हैं। वर्गों के साथ साथ महिला जागरण और अभ्युदय का भी यह मूल मंत्र होना चाहिए। विचारशीलों, समाज सेवियों को यही प्रयास प्रथम चरण के रूप में अपनाना होगा। साथ ही हर किसी में, विशेषतया नारी वर्ग जैसे समुदायों में तो अभ्युदय की प्रबल उत्कंठा जागनी ही चाहिए। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।